हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का सेशन रहने वाला है ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें कंप्यूटर या टेक्निकल नॉलेज में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, उनका लेवल कैसा रहेगा, कैसे वो क्वेश्चन होंगे और आप उसका आंसर कितने सटीक तरीके से कर पाते हैं, इन सब की आज एनालिसिस आप लोग कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी इसी तरीके के 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं और आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के सेशन में आपका स्कोर कितना रहा, है ना। तो एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, इस बात का बिल्कुल आप विश्वास रखिएगा। यहां से आप अपनी नॉलेज को भी चेक कर पाएंगे और लेवल को भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मौका गवाना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और यहां आप सब स्कोर कर सकते हैं। 60 में से अराउंड 50 प्लस तो आपको स्कोर करना ही करना होगा, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। साथ में मैंने भी पूरा योगदान यहां पर दे दिया है। मैंने जितने भी एफर्ट्स अपने तरीके से इस बैच में करने थे, मोर देन सफिशिएंट ये बैच होगा आपके लिए। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी अगर लगता है कि 50 प्लस स्कोर आपका नहीं हो पाएगा या आपको कहीं भी कमी लगती है, तो बिल्कुल इस बैच से आप जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर का ये कंप्यूटर और टेक्निकल सब्जेक्ट यानी 60 मार्क्स को लेकर ये कंप्लीट बैच है, जहां आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 35 वीडियोस, 40 आवर्स का ये पूरा बैच रहेगा, जहां 40 घंटे में हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट होगा, एमसीक्यूज होंगे, सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, कंप्यूटर कैप्सूल भी आपको मिलेगा, जहां आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स है, यानी 6 मंथ के लिए फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ये पैक आपके लिए वैलिड रहेगा। बाकी कैसे ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको एक बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिलेटेड कुछ पूछना है आपको, कोई क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी 498 रुपीज़ इसकी फीस है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में 60 में से 60 या 55 प्लस तो स्कोर आप बिल्कुल करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे भी। तो चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैव अ लुक। ये रहा पहला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फोल्डर नेम। कह रहा है जब हम किसी फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो वहां पर इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका यूज हम नहीं करते हैं फोल्डर को क्रिएट करते समय। हम जानते हैं कि फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं। तो फोल्डर का कोई नाम हम लोग रखते हैं, उस नाम को रखते समय कोई एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जिसका यूज हम लोग नहीं करते। तो यहां पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है एस्ट्रिक, यानी एस्ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन का ये जो सिंबल है जिसको एस्ट्रिक बोलते हैं, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि फोल्डर बनाते समय या फाइल बनाते समय कौन कौन से कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो द फॉलोइंग रिजर्व्ड कैरेक्टर्स, यानी ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम रिजर्व कैरेक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं और इनका इस्तेमाल हम किसी भी फोल्डर या फाइल को बनाते समय नहीं करते हैं, जिसमें लेस देन सिंबल है, ग्रेटर देन है, कॉलन है, डबल कोट है, फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश है, वर्टिकल बार जिसको पाइप बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क है और एस्ट्रिक है। ये सारे सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग फाइल या फोल्डर को क्रिएट करते समय नहीं करते। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अ वेब फैसिलिटी दैट हेल्प्स टू फाइंड साइट्स with the information and or services that is desired।
वेब फैसिलिटी का मतलब होता है इंटरनेट फैसिलिटी। कह रहा है इंटरनेट फैसिलिटी दैट हेल्प्स टू फाइंड साइट्स, जिसकी मदद से हम वेबसाइट को फाइंड आउट करते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हैं, विद द इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और सर्विसेज दैट इज डिजायर्ड, और बाकी सर्विसेज जो हमें चाहिए वो हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पर। किसकी मदद से? ब्लॉग, टॉप लेवल डोमेन, सर्च इंजन, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, या फिर हाइपरलिंक। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा सर्च इंजन की मदद से। हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ भी हमें सर्च करना होता है इंटरनेट पर तो हम गूगल की मदद ले लेते हैं, याहू की मदद ले लेते हैं। ये सब हमारे क्या हैं? सर्च इंजन है। सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? दैट इज गूगल। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए। सर्च इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेब स्पाइडर। आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन नेम है, वेब स्पाइडर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी की मदद से कोई भी सर्चेज आपकी एकम्प्लिश होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अ टेक्स्ट और एन इमेज विच व्हेन क्लिक्ड टेक्स द यूजर टू अनदर वेबसाइट या वेब पेज। कह रहा है किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें एक नए वेब पेज पर, एक नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है ना। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे लिंक्स होते हैं वेबसाइट पर, और जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि उस टेक्स्ट और इमेज को हम क्या बोलते हैं जिसके क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन हो जाता है? विकी, हाइपरलिंक, टॉप लेवल डोमेन, ईमेल, या फिर ब्लॉग। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। इसे हम हाइपरलिंक या लिंक के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीबूटिंग इज कॉमनली अकर्ड व्हेन द सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज क्रैश्ड। ऑयल इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। कई सारे एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन ऑयल इंडिया के एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे इसमें से कौन सी ऐसी रीबूटिंग है वो तब एकर होती है जब कंप्यूटर क्रैश हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल में भी चलते चलते एकदम से क्रैश हो जाता है तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। और ऐसे ही कंप्यूटर के केस में या डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स के केस में देखा जाता है। तो इस तरीके की रीबूटिंग को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट, कोल्ड, हार्ड, रैंडम रीबूटिंग, या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर यहां पर होगा रैंडम रीबूटिंग। तो इस तरीके की रीबूटिंग को क्या बोलते हैं? रैंडम रीबूटिंग। जहां पर सिस्टम क्रैश होने पर जब सिस्टम हमारा रीस्टार्ट या रीबूट होता है तो दैट इज कॉल्ड रैंडम रीबूटिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास बी नेटवर्क। सबनेट मास्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कह रहा है क्लास बी नेटवर्क की सबनेट मास्क कौन सी होगी? 127.0.0.1, 255.0.0, 255.255.0.0, या 255.255.255.0, या नन ऑफ दीज। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये याद रखना है, अगर क्लास ए नेटवर्क पूछते तो एक बार 255 आता और 3 बार 0 आता, यानी टोटल जो आपके ऑक्टेट होने चाहिए वो 4 होने चाहिए। तो इसमें से जो 4 वाला है वो वैलिड होगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि 4 वाले तो 2 हैं, थर्ड और फोर्थ दोनों 4 ऑक्टेट हैं। लेकिन अब सही कौन सा होगा? तो क्लास ए के केस में एक बार 255 का यूज होगा, क्लास बी के केस में 2 बार 255 का यूज होगा, क्लास सी के केस में 3 बार 255 का यूज होगा। तो इसका मतलब क्लास बी पूछा जा रहा है, 2 बार 255 वाला वैलिड होगा और बाकी ऑक्टेट में 0 चले जाएंगे। तो यानी यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? अगर यहीं पर क्लास सी लिखा होता तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन था वो बिल्कुल वैलिड हो जाता, क्योंकि सी के केस में
3 बार 255 होगा ए बी सी, और बाकी प्लेस पर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम सबनेट मास्क को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज लूप बैक एड्रेस। कह रहा है इसमें से लूप बैक एड्रेस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए, लूप बैक एड्रेस हम लोग बोलते हैं 127.0.0.1। दिस इज कंसीडर्ड एज द लूप बैक एड्रेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिकली लूप बैक एड्रेस होता क्या है। फर्स्ट वाला इसका आंसर बिल्कुल वैलिड है। देखिए, लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको टेस्टिंग करनी है, सपोज करिए मैं एक हैकर हूं, है ना, मान लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हैक करने से पहले अपने ही सिस्टम में चेक करूंगा क्या ये हैकिंग हो पाएगी या नहीं। तो ये मैं टेस्ट कर रहा हूं, इसी को बोलते हैं लूप बैक टेस्टिंग या लूप बैक एड्रेस। तो ये जो एड्रेस है इसके थ्रू टेस्टिंग की जाती है। या फिर सपोज करिए मैंने एक वेबसाइट बनाई, अब मैं इसको डिप्लॉय करने से पहले एक बार चेक जरूर करूंगा क्या ये मेरी वेबसाइट प्रॉपर रन कर रही है या नहीं। तो इसकी जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं ये किसकी मदद से करेंगे, लूप बैक एड्रेस की मदद से। और ये क्या होता है, 127.0.0.1, ये रिजर्व होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस स्टैंडर्ड फॉर मॉडम। मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जानते हैं आप लोग। कह रहा है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉडम के स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। IEEE, CCITT, ISO, डरपा या फिर ASCII। और यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा CCITT। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉडम के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है, या मॉडम किस तरीके से काम करेगा इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है। CCITT की फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ हब। कह रहा है कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें हब का यूज होता है, रिंग, स्टार, बस, मैश या फिर हाइब्रिड। देखिए, अगर हम बात करें हब की, तो हब एक सेंट्रल डिवाइस के तरीके से काम करता है जो स्टार टोपोलॉजी में काम करता है। तो यानी हब का यूज किस टोपोलॉजी में होता है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज स्टार। इस बात को जरूर याद रखिएगा। बाकी टोपोलॉजी होता क्या है, तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज किया जाए, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को इस तरीके से अरेंज करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए अरेंज करें कि शॉर्टेस्ट पाथ से हमारा डेटा ट्रैवल हो, कम से कम ट्रैफिक उसको मिले, और बहुत आसानी से सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा पहुंच जाए। इस तरीके से नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को अरेंज करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दैट इज टोपोलॉजी। क्या ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, which OSI layer divides a file into segment that are an efficient size for routing। कह रहा है OSI लेयर में फाइल को सेगमेंट्स में डिवाइड करने का काम कौन सी लेयर का होता है। अब देखिए, अगर आपको यह पता होगा कि OSI मॉडल में सेगमेंट किस लेयर में आता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगर फिजिकल लेयर की बात करें तो वहां बिट्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल होता है। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल होता है। नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल किया जाता है। और अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो इसमें सेगमेंट के फॉर्म में डेटा को ट्रैवल करवाते हैं। तो यानी सेगमेंट का यूज कहां पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यानी कॉन्सेप्ट अगर आपके सॉलिड होंगे तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए आप बहुत अच्छे से उसके आंसर्स को कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज द HTTP प्रोटोकॉल। कह रहा है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है वो किस स्कीम पर काम करती है, गेट, पुट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, स्टोर या फॉरवर्ड, क्यूइंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो HTTP का मतलब क्या होता है,
HTTP प्रोटोकॉल की मदद से ही हम इंटरनेट पर स्टोर डेटा को फेच कर सकते हैं, यानी वो डेटा जो सर्वर पर स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है, तो इसका मतलब जो HTTP प्रोटोकॉल है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर ही काम कर रही होगी। तो आंसर होगा इसका सेकंड, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। कह रहा है क्लाइंट सर्वर मॉडल का परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल का मतलब कि कौन सी प्रोटोकॉल, किस टर्मिनोलॉजी का यूज होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में। FTP का, DNS, टेलनेट, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। देखिए क्लाइंट सर्वर हमेशा क्या होता है, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। तो क्या FTP का यूज हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्लाइंट से सर्वर की तरफ और सर्वर से क्लाइंट की तरफ फाइल का ट्रांसफर होता है, तो FTP बिल्कुल सही है, जहां पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग केसेस आते हैं। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, जहां पर डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, ये DNS है, और ये काम भी क्लाइंट सर्वर मॉडल में करते हैं। टेलनेट जो कि एक रिमोट प्रोटोकॉल के तरीके से काम करती है, और इसका भी इस्तेमाल क्लाइंट सर्वर मॉडल में करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट वन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से तभी आप कर पाएंगे जब आपने चैप्टर वाइज बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS Excel लेट्स यू टू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले दम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा फीचर है MS Excel का जो आपको रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है कि आप जो भी MS Excel में टाइप करेंगे, जो भी कीज की मदद से आप की स्ट्रोक करेंगे, वो सब आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे और फिर उसको आप कभी भी प्ले कर सकते हैं। MS Excel ही क्यों, ये फीचर MS Word में भी है, ये MS PowerPoint में भी है, जो आपको रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ये फॉर्मेट पेंटर है, मैक्रो है, पाइवेट टेबल है, रैप टेक्स्ट है, या ऑल ऑफ दीज है। तो बिल्कुल सही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेट पेंटर बिल्कुल नहीं, मैक्रोज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? मैक्रोज की मदद से, और ये हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, गूगल ने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है ये आपको बताना है। रूबी, जावा, गो, हास्कल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो गूगल के द्वारा दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, एक तो है गो और दूसरी है डार्ट, DART। तो आंसर आपका क्या होगा? गो एंड डार्ट इज द करेक्ट वन। तो याद रखिएगा कि गूगल ने कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करी हैं? दो, एक तो है गो और दूसरी क्या है? डार्ट। नेक्स्ट देखिए, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। कह रहा है हम कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, रेगुलर रख सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल ये हमारे क्या है? फॉन्ट के स्टाइल हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? फॉन्ट स्टाइल इज द करेक्ट वन। याद रखिएगा, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर दी फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेव, ये सब क्या है? तो जब भी हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं या सबस्क्रिप्ट की, आउटलाइन की बात करते हैं या इम्बॉस की, इनग्रेव की बात करते हैं, तो ये सब फॉन्ट इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, फॉन्ट इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वेयर डू मॉडर्न पीसीज स्टोर CMOS सेटिंग। कह रहा है जो आजकल के पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो पीसी हैं, वो CMOS की सेटिंग को कहां पर स्टोर करते हैं? CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और ये एक तरीके का सेल होता है जो डेट और टाइम को मैनेज करने के लिए काम करता है।
जैसे हमारे पीसीज में जो डेट और टाइम आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सीमॉस। अब सीमॉस की जो सेटिंग होती है वो रोम में स्टोर होती है। तो देख लीजिए क्या कहीं पर रोम दिया हुआ है? बायोस फ्लैश रोम, बिल्कुल रोम मिल गया। आंसर क्या होगा? फ्लैश रोम इज द करेक्ट वन। अगर सपोज करिए कि ऑप्शन में रोम भी हो और फ्लैश रोम भी हो, तो इस केस में जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे? फ्लैश रोम को ही देंगे। ठीक, तो हमेशा रोम की जो बेटर डेफिनेशन है वो क्या है? फ्लैश रोम। नेक्स्ट देखिए, टच स्क्रीन क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, या इनपुट और आउटपुट दोनों है? टच स्क्रीन आप समझते हैं, मोबाइल की टच स्क्रीन, एटीएम मशीन्स भी टच स्क्रीन वाले होते हैं। तो ये जो टच स्क्रीन होता है बेसिकली ये क्या है? ये इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, या इनपुट और आउटपुट दोनों है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा इनपुट और आउटपुट बोथ, यानी ये दोनों है। देखिए होता क्या है कॉन्सेप्ट, जब आप टच स्क्रीन की बात करते हैं तो उस पर आपको डिस्प्ले भी दिखता है और आप अपनी फिंगर की मदद से उसको ऑपरेट भी करते हैं। तो यानी टच भी करते हैं तो इनपुट है, और उस पर डिस्प्ले भी दिखता है, तो यानी वो एज ए स्क्रीन भी काम कर रही है, तो आउटपुट भी है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? बोथ इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरीज? कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों काम करती है? जब भी मेमोरीज लिखा हुआ होता है तो मेमोरीज आपकी दो ही होती हैं, या तो रैम या तो रोम, जिसको हम प्राइमरी या मेन मेमोरी बोलते हैं। तो आंसर या तो रैम होगा या तो रोम होगा। बताइए। रीड राइट की अगर हम बात करें तो रैम हमारी ऐसी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों काम करती है, जबकि रोम तो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? रैम इज द करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट, दिस मेमोरी हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी। दोनों का मतलब सेम है, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कहें या फिर फास्टेस्ट मेमोरी कहें, दोनों की बात सेम है। तो आपको बताना है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर आपकी सबसे फास्टेस्ट है। ढूंढ लीजिए क्या रजिस्टर दिया हुआ है। आंसर है नहीं, दिया ही नहीं। अब इसके बाद नंबर आता है कैश मेमोरी का। क्या कैश मेमोरी गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज कैश मेमोरी इज द करेक्ट वन। समझ में आया? कैश मेमोरी भी अगर नहीं होता तो रैम इज द करेक्ट वन। तो इस केस में रैम आंसर होता है ना। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढा? रजिस्टर, फिर आपने क्या ढूंढा? कैश मेमोरी, और फिर इसके बाद आप ढूंढेंगे रैम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें करेक्ट आंसर लगाना होगा। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का मतलब फास्टेस्ट मेमोरी। नेक्स्ट, अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड फॉर प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज। देखिए कभी भी प्राइवेट नेटवर्क की बात हो या रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क की बात हो, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसको सिर्फ एम्प्लॉयज ही एक्सेस कर सकते हैं, वही तो प्राइवेट होगा, वही तो रेस्ट्रिक्टेड होगा कि आम जनता उसका इस्तेमाल ना कर पाए। सिर्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके एम्प्लॉयज हैं उसके लिए जो नेटवर्क रिजर्व रखा जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क। और इस नेटवर्क की कैटेगरी में आपका आता है इंट्रानेट, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एम्प्लॉयज। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन, दैट इज इंट्रानेट। नेक्स्ट, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल इट इज यूज्ड। कह रहा है सिमिलर तरीके की प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने के लिए किस तरीके की डिवाइस का यूज करते हैं? हब, ब्रिज, गेटवे, डायल अप राउटर्स, या फिर मॉडम। तो देखिए कभी भी अगर सिमिलर प्रोटोकॉल की बात हो तो याद रखिएगा कि आंसर इस केस में ब्रिज होगा। सिमिलर प्रोटोकॉल के केस में आंसर हमेशा ब्रिज होगा, और डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में आंसर हमेशा गेटवे होगा। तो ये दो चीज जरूर याद रखिएगा, सिमिलर हो ब्रिज, डिफरेंट हो गेटवे। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस? देखिए ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आंसर आप बहुत आसानी से दे देंगे।
क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, तो ईथरनेट एड्रेस भी कितने बिट का होगा? 48 बिट का। तो आंसर है थर्ड वन, दैट इज 48 बिट। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है, जबकि मैक एड्रेस या फिर ईथरनेट एड्रेस 48 बिट का होता है। तो 32, 128 और 48 ये याद रखिएगा, IPv4, IPv6 और मैक एड्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रिकॉर्ड ओनली वंस? कह रहा है ऐसी कौन सी डिस्क है जिसको सिर्फ एक बार ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें एक बार ही रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऐसी डिस्क कौन सी है? तो ऐसी डिस्क कहलाती है CDR या DVD-R। इसकी फुल फॉर्म होती है CD रिकॉर्डेबल या DVD रिकॉर्डेबल। तो रिकॉर्ड ओनली वंस की कैटेगरी में आपकी CDR और DVD-R को हम रखते हैं। क्लियर है? जबकि RW का मतलब होता है रीराइटेबल, जिसमें हम कई बार लिख सकते हैं, कई बार इरेज कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, तो ये होती है हमारी रीराइटेबल। ब्लू रे डिस्क ऐसी डिस्क होती है जो सबसे पावरफुल कैपेसिटी की है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। 25 GB सिंगल लेयर पर ये राइट कर सकती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी है, और 50 GB डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी है। तो हर एक लेयर पर 25 GB होती है और मिनिमम डुअल लेयर तो होती ही है, तो यानी 50 GB इसकी कैपेसिटी होगी, किसकी? ब्लू रे डिस्क। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बिट्स आर इक्विवेलेंट टू वन निबल? एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? तो एक निबल याद रखिएगा हमेशा, वन निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होती हैं और 2 निबल आपका 1 बाइट के बराबर होगा, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट और 2 निबल का मतलब क्या होगा? 8 बिट, और 8 बिट की जब हम बात करते हैं तो ये होता है आपका 1 बाइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, which of the following command is used as a simple to verify that a computer can communicate over the network? कह रहा है इनमें से कौन सा कमांड ऐसा है जो ये बताता है कि कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है नेटवर्क पर, यानी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है। किस कमांड को रन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मोबाइल या कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है या फिर नहीं? पॉज, चेक, पिंग, मॉनिटर या फिर टेलनेट? करेक्ट आंसर है इसका पिंग कमांड। पिंग कमांड की मदद से हम ये बता सकते हैं कि नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहा है, रिस्पॉन्स आ रही है सर्वर की तरफ से या फिर नहीं। तो दैट दिस इज विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ ALU इज फर्स्ट स्टोर्ड इन? कह रहा है जो ALU का जो आउटपुट होता है वो कहां पर स्टोर होता है, ये आपको बताना है। ALU मतलब अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, और इसका जो आउटपुट होता है, जैसे हम कहें आपसे 2 + 3 इज इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे 5। अब ये 5 जहां पर स्टोर होगा कंप्यूटर में, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो आंसर है दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। रिजल्ट कहां पर सेव होता है? एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर है क्या चीज? तो आंसर है रजिस्टर। तो आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रजिस्टर। यहां पर एक्यूमुलेटर भी हो सकता था, तो कई बार रजिस्टर ना देकर यहां पर एक्यूमुलेटर दे देते हैं, तो ये भी सही है क्योंकि एक्यूमुलेटर इज अ टाइप ऑफ अ रजिस्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? कह रहा है ऐसा कौन सा वेब सर्वर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वेब्रिक, अपेचे का टॉमकैट, कोडियम या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, IIS एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसा वेब सर्वर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो फर्स्ट यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। समझ में आया? जबकि अपेचे टॉमकैट एक ऐसा वेब सर्वर है जो ओपन सोर्स कैटेगरी का है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेब सर्वर है जो फ्री है या ओपन सोर्स है, तो आंसर होगा अपेचे टॉमकैट सर्वर। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा। देखिए, डेटा को सेंड करने के लिए दो तरीके की सर्विस होती है, एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होती है कनेक्शन लेस। जब भी हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो यहां गारंटी की बात करते हैं कि डेटा हमारा सेंड होगा ही होगा, और ये होता है टीसीपी की मदद से। तो कनेक्शन ओरिएंटेड के केस में जो प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस वो प्रोटोकॉल होती है जो गारंटी नहीं लेती कि डेटा सेंड होगा या नहीं होगा, डेटा ड्रॉप भी हो सकता है, और ऐसी प्रोटोकॉल को बोलते हैं यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन ओरिएंटेड के केस में टीसीपी करेक्ट आंसर होगा, जबकि कनेक्शन लेस के केस में यूडीपी आपका वैलिड आंसर बनेगा। क्लियर है? जैसे सपोज करिए आप सुन पा रहे हैं हमें, है ना, हो सकता है बफरिंग हो जाए, तो बफरिंग के केस में क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी डेटा लॉस हो तो समझ जाइएगा यूडीपी है, और डेटा लॉस ना हो तो समझ जाइएगा कि ये एक डेडिकेटेड कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड टीसीपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड IPv4 एड्रेस। कह रहा है ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा IPv4 एड्रेस या कौन सा IP एड्रेस यू कैन से वैलिड नहीं है। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो आपको बिल्कुल पता होगा कि IP एड्रेस वो वैलिड होता है जिसकी रेंज 0 से 255 के बीच में हो, और 255 के ऊपर अगर कोई भी जाएगा ऑक्टेट तो वो इनवैलिड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में पहले ऑप्शन में 0 से 255 के बीच में चारों ऑक्टेट हैं, आंसर है यस। सेकंड भी वैलिड है, थर्ड भी वैलिड है, लेकिन फोर्थ आपका इनवैलिड हो गया क्योंकि यहां पर 1000 एक ऑक्टेट हो गई, जबकि 0 से 255 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो वैलिड रेंज इज फ्रॉम 0 to 255। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, www, मोसैक, फायरफॉक्स या क्रोम। देखिए, अगर क्वेश्चन ये होता कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है तो आंसर हो जाता www, वर्ल्ड वाइड वेब, बिना किसी स्पेस के साथ। लेकिन यहां पर कह रहा है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो GUI सपोर्ट के साथ में जो वेब ब्राउजर है वो है आपका मोसैक। तो यहां आंसर आपका होगा थर्ड वन, दैट इज मोसैक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, SQL वॉज डिजाइंड बाय। देखिए, SQL होता क्या है आप जानते होंगे, आपको पता होना चाहिए अभी तक कि SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, यानी लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? डोनाल्ड बी चैम्बरलिन, रेमंड एफ बॉयस, बोथ ऑफ दीज, एडगर एफ कॉट, या फिर डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर कैंडिडेट गलती करते हैं और आंसर लगाकर आते हैं एडगर एफ कॉट। गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इसका होगा बोथ ऑफ दीज, डोनाल्ड बी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बॉयस। इन दोनों ने मिलकर SQL को डिजाइन किया था। तो एक फाउंडर हैं, दूसरे को फाउंडर हैं आप बोल सकते हैं, या को डेवलपर हैं यू कैन से। तो डोनाल्ड बी चैम्बरलिन एंड रेमंड एफ बॉयस known as the designer of SQL language. Next, in MS Word which shortcut key is used to remove the paragraph formatting? कह रहा है MS Word के केस में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को अगर आपको रिमूव करना हो तो आप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल के साथ Q प्रेस किया जाता है। फॉर्मेटिंग मतलब जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है ना। अगर आपको उसको अंडू करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ Q का आप यूज करेंगे। तो आंसर होगा फोर्थ वन, दैट इज द वैलिड वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन।
कह रहा है जब भी हम किसी टेक्स्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो जो हमारा टेक्स्ट है वो टेम्परेरी कहां पर सेव होता है ये आपको बताना है। रजिस्टर में, क्लिपबोर्ड में, रैम में, रोम में या फिर मदरबोर्ड में। तो जब भी आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो टेम्परेरी बेसिस पर वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड कैसी मेमोरी है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? तो आंसर होता है क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी मेमोरी। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि टेम्परेरी और वोलाटाइल सेम होता है, तो टेम्परेरी भी हो सकता है और वोलाटाइल भी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। कह रहा है पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्पूलिंग की, स्निफिंग की, स्पूफिंग की, फॉर्मेटिंग या फिर पार्टीशनिंग। तो प्रिंट को क्यू में लगाना, यानी जब सपोज करिए एक ही समय पर कई सारे लोगों ने प्रिंट दिया तो प्रिंटर क्या करता है, वो बहुत होशियार है, वो उस प्रिंट को क्यू में लगा लेता है कि किसके प्रिंट को पहले देना है और किसके प्रिंट को बाद में। तो इस तरीके से एक हायरार्की सेट कर लेना कि किसके प्रिंट को पहले दें, किसके बाद में दें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं। तो स्पूलिंग कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। पहले ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता था, लेकिन आगे चलकर क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू है ना एक ऐसे पार्ट होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर की बहुत होती है, तो आगे चलकर इसलिए स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया ताकि प्रिंटिंग को मैनेज करने के लिए स्पूलिंग का ही यूज किया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। प्रॉब्लम कहां पर है इसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है? ट्रबल शूटिंग, एनालिसिस या एनालाइजिंग, करप्टिंग, डिसीजन मेकिंग या डीबगिंग। मैक्सिमम केस में कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर लगाकर आते हैं डीबगिंग, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बग का मतलब होता है एरर और एरर को रिमूव करने का मतलब है डीबगिंग। क्या यहां पर यह लिखा हुआ है कि एरर के रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां लिखा है आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। आखिरकार प्रॉब्लम है कहां पर, इसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। कि प्रॉब्लम हार्डवेयर में है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है, आखिरकार है कहां पर, इसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। क्लियर है? तो फर्स्ट यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। तो ये हैं आपके बेस्ट 35 क्वेश्चंस जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, है ना, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होना चाहिए वो मॉडरेट टू हाई की तरफ होना चाहिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन यहां पर कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, है ना। तो क्या बहुत आसान क्वेश्चन देंगे? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस ऐसी करिएगा, है ना, कि मॉडरेट से हाई की तरफ आपकी प्रैक्टिस जाए और ऐसे ही रिवीजन भी आपका हो। तो अभी तक मैं मॉक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर काफ़ी बार आ चुका हूं ना, तो आपको इससे एक आइडिया जरूर लगा होगा कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑयल इंडिया के केस में, है ना, वो लेवल क्या रहता है, ये लेवल आपको जरूर अभी तक समझ में आया होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बताया था। बेस्ट है ना, क्योंकि इस बैच से कनेक्ट होने का मतलब है फिर किसी और बुक की तरफ आपको नहीं जाना है, किसी और मटेरियल की तरफ आपको नहीं जाना है, बस इसी को देखना है और इसी को रिवाइज करना है। जितने अच्छे से आप देखेंगे, जितने अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, पीडीएफ से आप पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम में हर एक कॉन्सेप्ट को करके आएंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सेशन पसंद आया होगा। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाकी आप अपनी राय देकर भी बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बने रहिएगा, बहुत जल्द ऐसे सेशंस में और भी लेकर आऊंगा। सो आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन को
इसी तरीके से पॉलिश कर रहे होंगे और ये उम्मीद आपने बिल्कुल कर ली होगी कि कुछ भी हो जाए इस पेपर को क्रैक करके ही रहेंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसी भी कीमत पर आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, विल गेट बैक टू यू सून। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।